जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे द पढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जो है इसमें प्रीवियस ईयर का पेपर लगाएंगे। प्रीवियस ईयर का पेपर लगाना किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। लगभग उसमें से 45 से 50% क्वेश्चन तो वहीं से अटैच हो जाते हैं। मतलब वो क्या है कि वो बस आपका एक फॉर्म दिया हुआ है कि आपको समझना है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इतने सारे हैं, लगभग 16 सेट है, 16 सेट इसमें लगाना है, ठीक है। अभी तक जितना भी दरोगा का पेपर हुआ है उसको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी लगाएंगे। साथ में सबसे बड़ी बात कि उसका एक्सप्लेनेशन, उसके डिस्कशन को बहुत ही ध्यान से सुनना है ताकि आप लोगों को जो है हेल्प हो सके। जितना भी पेपर अभी जैसे ये 16 जुलाई वाला आएगा पेपर, तो उसमें बहुत हेल्प होगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति जो है महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। इसके साथ और किसका नियुक्ति करता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। और प्रधानमंत्री की सलाह पे मंत्री परिषद के जो अन्य सदस्य होते हैं उनकी भी नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, उसके जो चीफ जस्टिस हो गए, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश हो गए, और अन्य न्यायाधीश जितने भी जजेस हैं उनका जो है सर्वोच्च न्यायालय का और उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश हो गए, ठीक है। और तो ये सब का नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक यानी कैग की भी नियुक्ति वही राष्ट्रपति करते हैं और राज्यपाल की करते हैं, ठीक है। महान्यायवादी क्या होता है, तो ये भारत सरकार का प्रथम जो है लॉ ऑफिसर होता है, यानी कि विधि अधिकारी होता है। प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी को माना जाता है, ठीक है। ये ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। महान्यायवादी जो होता है ना संसद का सदस्य होता है, ना मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। ये आर्टिकल 88 में है, ठीक है। महान्यायवादी जो है आपका आर्टिकल 88 में है। और वो क्या है कि महान्यायवादी किसी भी सदन में अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है किंतु वोट नहीं दे सकता है। आर्टिकल 88 कहता है कि जो महान्यायवादी है वो क्या कर सकता है, तो वो किसी भी समिति में बोल सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता, क्योंकि वो सदन का जो है किसी भी सदन का ये सदस्य नहीं होता है। संघ के मंत्री हो या किसी सदन में भाग ले सकता है, ठीक है। वो क्या करता है, संघ के मंत्री जो है किसी भी सदन में, एक संघ के मंत्री जो किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, लेकिन मतदान उसी सदन में कर सकते हैं जिस सदन का सदस्य हो। तो चूंकि ये किसी सदन का सदस्य नहीं होता इसलिए ये वोट नहीं देता है। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, तो आंसर हो जाएगा आपका उपराष्ट्रपति को। भारत जब अपना रेजिग्नेशन लेटर है वो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करें तो 5 साल का होता है, जिस दिन से वो अपना सीट मतलब पद धारण करता है वहां से लेकर के 5 साल, उस दिन से लेकर के 5 साल तक का उसका टेन्योर होता है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि इस 5 साल के बाद जो दूसरे राष्ट्रपति हैं तो उनका उत्तराधिकारी, मतलब जो राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी है उनका चुनाव नहीं हो पाया है, तो उस परिस्थिति में जो है राष्ट्रपति आपका काम करता रहेगा अपने पद पर, ठीक है। अब पद कैसे त्याग कर सकता है, तो पद त्यागने का जो उसका क्या है, राष्ट्रपति किन दशाओं में 5 साल से पहले भी त्याग कर सकता है, अपना रेजिग्नेशन लेटर दे सकता है, तो उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना दे सकता है, या उस पर महाभियोग लगता है तो आर्टिकल 56 और 61 के तहत, ठीक है। महाभियोग आपका जो है केवल एक ही आधार पर लगता है, वो है संविधान का अतिक्रमण, ठीक है। आर्टिकल 57 क्या कहता है कि राष्ट्रपति जो है 5 वर्षों के लिए जो है उसका टेन्योर पूरा करने के बाद पुनः राष्ट्रपति जो है पुनः निर्वाचन की शक्ति है आर्टिकल 57 के तहत। और प्रथम राष्ट्रपति जो थे, ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो अभी हमारे राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में, तो द्रौपदी मुर्मू है, जिनका उस समय जो है उस समय आंसर दूसरा होता है। तो अभी हमारा जो है द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन बने हैं, तो 23वां सेना प्रमुख जो है अभी कौन है, तो मनोज पांडे, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि मुख्य न्यायाधीश कौन रहे, भारत के मुख्य न्यायाधीश इनमें से कौन रहे, ये पूछा गया है। तो ये सभी रहे हैं, RC लोहाटी भी रहे हैं, KN सिंह भी रहे हैं, KG बालकृष्णन है। अभी कौन मुख्य न्यायाधीश है, तो 50वां मुख्य न्यायाधीश हमारे हैं D वाई चंद्रचूड़, जो 9 नवंबर 2022 को शपथ ग्रहण किए थे। अब नेक्स्ट देखें कि राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है,
तो ये आपका जो है राज्य मंत्री परिषद वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है, और विधानसभा का कार्यकाल आपका टेन्योर जो है 5 साल का होता है। ठीक है, किसी विशेष परिस्थिति में राज्यपाल को ये अधिकार दिया गया है कि 5 साल से पहले भी वो चाहे तो उसका विघटन कर सकता है विधानसभा का, लेकिन विधान परिषद का बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, विधानसभा का जो 17वां है उसका आदेश कौन देता है प्रोगेशन का, तो ये आपका राज्यपाल देता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। और राज्य का जो है एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य का एक मंत्री जो है व्यक्तिगत पर्सनली रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है, तो ये पुराना क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ऐसे हम देखें कि बिहार में अभी जितना भी पुल सड़क बनता है, ठीक है, तो उसका आपका जो है 1975 ईस्वी में भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड का गठन किया गया था। ठीक है, तो 7 का तांतिया कंस्ट्रक्शन के साथ जो है उसका साझा, खैर ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कि जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है, तो जूट के उत्पादन में पूर्णिया जो है नंबर 1 जिला है। ठीक है, बिहार में जूट को हम क्या बोलते हैं, गोल्डन फाइबर बोलते हैं। ठीक है, और भारत का जो है विश्व में प्रथम स्थान है गोल्डन फाइबर में। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया था, तो उन्होंने जो है आरा से नेतृत्व प्रदान किया था। इसके साथ हम बात करें बाबू कुंवर सिंह, तो जगदीशपुर यानी आरा के जमींदार थे, और इनके नेतृत्व में आरा से जो है ये 1857 का युद्ध उन्होंने वहां से शुरुआत किया था। अब कुछ देखते हैं कि कहाँ से कौन कौन सा नेतृत्व करता रहे। दिल्ली से आपका बहादुर शाह जफर रहे, कानपुर से नाना साहेब, लखनऊ से बात करें तो बेगम हजरत महल, फतेहपुर से अजीमुल्ला खां, और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, ये सब जो है आपका नेतृत्व करता रही 1857 में। नेक्स्ट है कि नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए हैं, तो एपीजे अब्दुल कलाम उस समय थे। ठीक है, तो ये नहीं जरूरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है, तो ये आपका हो जाएगा लगभग 60% जो क्षेत्र है जहां पर बिहार में आपका कृषि कार्य होता है। बिहार सिर्फ एक कृषि प्रधान राज्य है। ठीक है, केवल एक बिहार न केवल एक कृषि प्रधान राज्य है बल्कि कृषि ही राज्य का अधिकांश जनमानस की जीवन शैली। बात करें तो राज्य की जनसंख्या का 89% भाग जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, उसका 80% जनसंख्या जो है अपनी आजीविका के लिए कृषि पर डिपेंड होती है। ठीक है, और कृषि क्षेत्र में भारत में लगभग 48% रोजगार जो है उसमें क्रिएट होता है, मतलब सृजन किया जाता है, और 43% भारत में अगर बात करें तो 43% पर जो है कृषि किया जाता है, इतना भूभाग पे 43%। नेक्स्ट है कि भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है, तो भारत का महान्यायवादी आपका आर्टिकल 76 है इसका। ठीक है, अनुच्छेद 76 के तहत जो है भारत के महान्यायवादी पद का जो है आपका वहां वर्णन किया गया संविधान में, और ये जो है प्रसाद पर्यंत होता है राष्ट्रपति का। ठीक है, राज्यपाल हो गए, महान्यायवादी, ये सब जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, तो इनका जो भी करना रहता है, चाहे सैलरी वगैरह देना हो, ये सब राष्ट्रपति ही डिसाइड करते हैं। ठीक है, महान्यायवादी का बात कर रहे तो महान्यायवादी जो है भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि या कानून का सलाहकार होता है। ठीक है, और ये जो है संसद का, हमने पहले देखा कि संसद का किसी बैठक में ये भाग ले सकता है। ठीक है, लेकिन वोट नहीं कर सकता है, संसद के किसी सदन में भी जाकर ये भाग ले सकता है, जबकि वो वहाँ का सदस्य नहीं होता है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन जाकर वहाँ बैठ सकता है, बोल सकता है। ठीक है, अपनी बातों को वो वहाँ पे कह सकता है, लेकिन वोटिंग वो नहीं दे सकता है। तो ये आपका हो गया। ठीक है, और अभी कौन है, तो वर्तमान में अगर महान्यायवादी की बात करें तो आर वेंकट रमणी हैं, तो ये हो जाएगा आपका भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट है कि बिहार में कितने प्रतिशत साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार, तो ये हमारा 2001 खत्म हो गया। ठीक है, 2011 के हिसाब से देखते हैं, तो 2011 के हिसाब से आपका अभी है 93.91% है। ठीक है, केरल की मैं बात कर रही हूँ। अगर मैं बात करूँ कि बिहार में साक्षरता दर अभी कितना है, तो अभी आपका 61.80। ठीक है, 61.80 जो है आपका बिहार में साक्षरता दर है। अगर पुरुष की बात करें तो पुरुष की हो जाएगा 71.20%। ठीक है, 71.20% पुरुष साक्षरता दर है, और महिला 51.50%। ठीक है, महिला साक्षरता दर है आपका 51.50%।
अब हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा अगर साक्षरता दर वाला कौन सा राज्य है तो केरल है। वहां का लगभग जो है 94% या 93.91% जो है वहां की जनसंख्या पढ़ी लिखी है। न्यूनतम साक्षरता वाला दर कौन है तो वो बिहार ही है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं। ठीक है, तो ध्यानचंद जो है वो आपका हॉकी खेलते थे। ठीक है, तो हॉकी से रिलेटेड है आपका ध्यानचंद। और 29 अगस्त को जो खेल दिवस मनाया जाता है वो ध्यानचंद के ही जन्म दिवस को लेकर के जो है आपका खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह के बचपन का नाम क्या था। तो आंसर हो जाएगा आपका फरीद खां नाम था उसके बचपन का। ठीक है, शेरशाह का जन्म आपका कहाँ हुआ था तो होशियारपुर में हुआ था, और यानी बजवाड़ा। ठीक है, बजवाड़ा का होशियारपुर जिला है। तो शेरशाह के पिता थे हसन खां और वो बिहार के सूबेदार जमाल खां के अंतर्गत जो है सासाराम का जागीरदार थे। शेरशाह के पिता जो है सासाराम के जागीरदार थे। तो शेरशाह को जो है इसकी जो शेर खां की उपाधि किसने दी थी तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपका जो है उसका जो है अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी। ठीक है, सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने जो है शेर खां की उपाधि दी थी शेरशाह को। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी आपका 1885 ईस्वी में। ठीक है, 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम ने की थी इसकी स्थापना। ठीक है, और ये कहाँ पे इसकी पहली बैठक हुई थी तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में हुई थी आपका इसकी पहली बैठक मुंबई में। और कांग्रेस का जो प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी तो W.C. बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। इसमें लगभग 72 सदस्यों ने, टोटल अगर बात करें तो 72 सदस्यों ने जो है पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था। और कांग्रेस पार्टी की स्थापना पर लाला लाजपत राय ने जो है सुरक्षा यानी सेफ्टी बोल्ट सिद्धांत दिया था। ठीक है, कांग्रेस पार्टी की स्थापना पर लाला लाजपत राय ने सेफ्टी बॉल्व या सुरक्षा कवच का सिद्धांत दिया था। और इनके विचार में जो है कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया। ये लाला लाजपत राय का कहना था कि भाई अंग्रेज ने जो है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कांग्रेस का जो है स्थापना किया है। लाला लाजपत ने कहा था कि कांग्रेस की स्थापना डफरिन की मस्तिष्क की उपज है। ये कहा था किसने तो ये कहा था आपका लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट है कि व्यवगत का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा तो वो लॉर्ड डलहौजी रहा है आपका व्यवगत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से। ठीक है, उसी को हिंदी में कहते हैं व्यवगत सिद्धांत। ऐसा होता है फ्रेंड्स कि इंग्लिश का वर्ड रहेगा तो इसलिए इंग्लिश को भी थोड़ा ध्यान देते हुए चलना है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का जो सिद्धांत है वो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। इसके तहत क्या होता था, राज्य का विलय किया जाता था। तो सबसे पहले जो है सतारा राज को 1848 में विलय कर लिया गया। ठीक है, और उस समय जो वायसराय कौन थे तो लॉर्ड कैनिंग जो था वो व्यवगत सिद्धांत को जो है नीति समाप्त करने वाला कौन था तो लॉर्ड कैनिंग जो है व्यवगत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को जो है समाप्त कर दिया था। डलहौजी ने 1856 में बात करें तो अवध राज को जो है कुशासन के आधार पर ब्रिटिश भारत में मिला लिया था। और 1852 में इनाम कमीशन की नियुक्ति करने वाला भी डलहौजी था। 1854 में बात करें तो वुड डिस्पैच लाने वाला भी किसके कार्यकाल में, शिक्षा पर वुड डिस्पैच, तो 1854 में डलहौजी का ही कार्यकाल था उस समय। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था तो लॉर्ड कैनिंग जो थे वो प्रथम वायसराय थे भारत का। अंतिम गवर्नर जनरल थे और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। इसी के समय में जो है 1857 का विद्रोह हुआ था और इसी ने जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी व्यवगत का सिद्धांत को समाप्त किया था। ठीक है, 1833 का जो चार्टर एक्ट है, चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। तो इस तरीके से हमें मिले विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक कौन हो गए तो ये भारत के जो है बंगाल के गवर्नर को 1833 का चार्टर एक्ट था जिसके तहत बंगाल के गवर्नर को भारत का जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा 1833। तो इसी में है विलियम बेंटिक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है कि ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है। तो जो ट्राई ब्रेकर है वो आपका फुटबॉल और हॉकी से ऐसे संबंधित है। तो बी और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, ट्राई ब्रेकर फुटबॉल से संबंधित कुछ शब्दावली देख लेते हैं। सेंटर, पेनल्टी किक, ट्राई ब्रेकर, स्वीपर, हैंडबॉल फाउल, थ्रो इन, स्ट्राइकर, ये सब वर्ड जो है फुटबॉल से संबंधित। एक बार फिर देखते हैं, सेंटर, पेनल्टी किक, ट्राई ब्रेकर, स्वीपर, हैंडबॉल फाउल, थ्रो इन और स्ट्राइकर, ये सब फुटबॉल से हो गया। हॉकी से क्या है, हॉकी से पेनल्टी स्ट्रोक होता है, स्कूप होता है, रेफरी होता है, रोल ऑन होता है,
पुश इन होता है, शूटिंग होता है, पेनाल्टी, ट्राई ब्रेकर इसमें भी है, ठीक है। हॉकी में टेनिस से संबंधित जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, टेनिस से देखते हैं, लव, आउट, ट्राई ब्रेकर, हाफ बाली, ये कौन सा ट्राई ब्रेकर है, फिर हाफ बाली, फॉल्ट, स्मैश, ड्यूस, ग्रैंड स्लैम, ये सब टेनिस से रिलेटेड है। लव, आउट, ट्राई ब्रेकर, हाफ बाली, फॉल्ट, स्मैश, ड्यूस, ग्रैंड स्लैम आदि। नेक्स्ट है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो वो थे कुमार गुप्त प्रथम, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापना जो किसने किया था, तो कुमार गुप्त प्रथम, जो गुप्त वंश से थे। और ये जो है नालंदा विश्वविद्यालय पुराने जमाने में उस शिक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण पूरे विश्व में और विख्यात था, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है धर्मपाल ने की थी। वहीं कुमारगुप्त प्रथम की बात करें तो 436 एडी में, जो ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो 436 ईस्वी में। नालंदा विश्वविद्यालय में आर्थिक सहयोग दिया था हर्षवर्धन ने और पाल वंश के शासकों ने भी दिया था, ठीक है। हर्षवर्धन और पाल वंश के शासकों ने भी दिया था नालंदा विश्वविद्यालय को आर्थिक सहयोग। नेक्स्ट है कि मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी, तो मीर कासिम, ठीक है। मुंगेर जो है मीर कासिम की राजधानी थी। रॉबर्ट क्लाइव का हाथ का जब कठपुतली बन जाता है नवाब मीर जाफर, तो 1760 में जो है हटाकर उसका दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। फिर मीर कासिम क्या करता है, वो मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपना जो स्टेट होता है उसको स्थानांतरित कर लेता है, उसकी राजधानी को जो है कैपिटल को वो स्थानांतरित कर लेता है। मीर कासिम ने मुंगेर में गोला बारूद का कारखाना, इट्स इम्पॉर्टेंट, गोला बारूद का कारखाना जो है आपका मीर कासिम ने स्थापित किया था मुंगेर में। और मीर जाफर को क्लाइव का लोमड़ी कहा है, ठीक है। इतिहासकारों ने मीर जाफर को क्लाइव का लोमड़ी कहा है। नेक्स्ट है कि गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था, तो इनमें से कोई ऐसा नाम नहीं है। उनके जो उनकी माता थी, ठीक है, उनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर था, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह का पिता का नाम था गुरु तेग बहादुर, जो सिख के 9वें गुरु थे, ठीक है। और गुरु गोविंद सिंह सिख का 10वां गुरु थे। उनका जन्म हुआ था आपका 22 दिसंबर 1666 में। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम था गुजरी देवी, ठीक है, गुजरी देवी माता का नाम था। और गुरु तेग बहादुर उनका पिताजी थे जो 9वें गुरु थे। और पाहुल जो एक इसमें से जो 1699 में है आपका बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की, तो 1699 में की। अब पाहुल प्रथा भी इन्होंने ही शुरू किया। सिखों के लिए जो 5 ककार होते हैं ये भी इन्होंने ही दिया। तो आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, गुजरी देवी है नहीं। नेक्स्ट है कि फणीश्वर नाथ रेणु का, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका बिहार के पूर्णिया में, ठीक है। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म आपका पूर्णिया में हुआ। 1921 में फरबिसगंज में हुआ, ठीक है। और हिंदी का एक प्रसिद्ध साहित्यकार और उपन्यासकार थे। अगर इनकी बात करें सबसे फेमस रहा है मैला आंचल, बहुत चर्चित रहा, और उसी के लिए जो है 1970 में इनको पद्म श्री पुरस्कार दिया गया, ठीक है। फणीश्वर नाथ रेणु जो है उनका आंचलिक उपन्यास है मैला आंचल को जाता है, ठीक है, आरंभ करने का जो आंदोलन हिंदी उपन्यासों की दुनिया में आंचलिकता की आंदोलन के रूप में आरंभ करने का श्रेय जाता है फणीश्वर नाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास था मैला आंचल। और इनकी कौन कौन सी है, तो उनका है परती परिगत कथा, जुलूस, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, पलटू बाबू, रोड, ये सब जो है आपका उसका उपन्यास है उनका, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कामायनी, ठीक है। कामायनी जो है पुस्तक के रचयिता कौन है, तो ये है जयशंकर प्रसाद का है आपका कामायनी। ये एक महाकाव्य है और जयशंकर प्रसाद का अंतिम काव्य रचना भी यही था, कामायनी, ठीक है। और ये भारत में नाटक के जनक जाने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, विशाख, ध्रुव, स्वामिनी आदि नाटक की जो है रचना की है जयशंकर प्रसाद ने। और इसके साथ ही उन्होंने और भी बहुत सारे जो है काव्य लिखे हैं, जैसे कि कुसुम, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, ये सब हो गया। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है, तो ये कौटिल्य ने लिखी है, ठीक है। कौटिल्य जिन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। और ये अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, तो राजनीति और प्रशासन से संबंधित है। धनानंद को हराने के बाद जो है विष्णुगुप्त या चाणक्य या कौटिल्य, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का सहयोग किया था, उसको राजगद्दी पे बैठाया, ठीक है। और वो जो है चाणक्य के प्रधानमंत्री बने। उनका अर्थशास्त्र की बात करें तो कितना अधिकरण और कितना भाग में बटा हुआ, तो 15 अधिकरण और 180 प्रभाग हैं, ठीक है। मौर्य प्रशासन का सबसे ज़्यादा जानकारी आपका कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ही मिलता है।
और आर्यभट्ट ने कौन सा, तो आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांतिका पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो वो भगत सिंह ने दिया था आपका इनकलाब जिंदाबाद का नारा। ठीक है, इसके साथ ही हम बात करें कि करो या मरो, तो ये गांधी जी का ही, ये पता है, तुम मुझे खून दो, ये भी हमें पता है कि सुभाष चंद्र बोस का है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस हो गया। उसके बाद सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये नारा आपका मोहम्मद इकबाल ने दिया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है हसरत मोहानी ने लिखा है। ठीक है, ये लिखा किसने है, तो हसरत मोहानी ने लिखा है और भगत सिंह ने जो है इसे लोकप्रिय बनाया। ठीक है, साइमन वापस जाओ भारत छोड़ो, ये यूसुफ मेहर अली ने दिया था। ठीक है, इसका नारा जो है साइमन वापस जाओ और भारत छोड़ो का नारा जो है आपका यूसुफ मेहर अली ने दिया था। अब देखेंगे नेक्स्ट, बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, तो ये हुआ था आपका मीर कासिम और अंग्रेज के बीच जो है आपका बक्सर का युद्ध हुआ था। और इसकी हम बात करें नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो हेक्टर मुनरो थे। ठीक है, हेक्टर मुनरो थे। 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था आपका बक्सर का युद्ध। तो बक्सर की लड़ाई जो है आपका किसके लिए हुआ था, तो व्यापारिक चुंगी के संबंध में मतभेद हो जाने के कारण, जो टैक्स के संबंध में मतभेद हो जाने के कारण ये लड़ाई हुआ था। ठीक है, बक्सर का युद्ध में बंगाल से निष्कासित नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को अंग्रेज ने पराजित किया। कौन कौन था इधर से, तो बक्सर के युद्ध में बंगाल का जो है मीर कासिम, ठीक है, नवाब जो पुराना अब नवाब जो था मीर कासिम निष्कासित कर दिया गया था, नवाब सुजाउद्दौला और अवध का नवाब था सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, जिसको हरा दिया कौन, हेक्टर मुनरो ने हरा दिया। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध जो है इलाहाबाद की संधि द्वारा अंग्रेज को बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी अधिकार शाह आलम द्वितीय ने दे दिया। जब वो हार गया तो बक्सर के युद्ध के बाद ही इलाहाबाद की संधि होती है, उसमें अंग्रेज को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी दे देते हैं कौन, तो ये शाह आलम द्वितीय को देना पड़ता है। 1765 से 1772 तक बंगाल में द्वेष शासन क्लाइव ने लागू किया था। ठीक है, 1765 से 72 तक बंगाल में द्वेष शासन किसने लागू किया था, तो क्लाइव ने लागू किया था। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं, तो 9 प्रमंडल हैं। ठीक है, 38 जिला हैं। प्रखंड की बात कर दें तो 534 प्रखंड है। ब्लॉक आपका है बिहार में 534। क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार में विधान परिषद की संख्या 75 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है। वहीं लोकसभा की बात करें तो 40 है बिहार में। विधानसभा सदस्य की बात करें तो 243 और बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या की बात करें तो 16 है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है कि वर्ष 2001, तो 2001 से हमें मतलब नहीं है, 2011 के हिसाब से देखते हैं बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है। तो ये आपका कुल जनसंख्या लगभग 10 करोड़, ठीक है, 10,40,99,452, 10 करोड़ है यहाँ की जनसंख्या। और इसका घनत्व कितना है, तो 1106 है। ठीक है, लिंगानुपात की बात करें तो 918 है आपका बिहार का लिंगानुपात। नेक्स्ट देखते हैं कि सितारा देवी किस विद्या से संबंधित हैं, तो जो सितारा देवी हैं वो आपका लोक नृत्य से संबंधित है सितारा देवी। ठीक है, सितारा देवी जो है कथक नृत्यांगना है और वो पश्चिम बंगाल 1920 में। ठीक है, ये किससे, कथक से रिलेटेड है सितारा देवी। सिया देवी और कौशल्या देवी का संबंध किससे, तो मधुबनी पेंटिंग से है सिया देवी और कौशल्या देवी। ठीक है, कथक नृत्य सामग्री कहकर जो है रविन्द्रनाथ ठाकुर ने 16 वर्ष की अवस्था में सितारा देवी को संबोधित किया था। और सितारा देवी जो है शंभू महाराज और पंडित बिरजू महाराज के पिता अच्छन महाराज से नृत्य की शिक्षा ग्रहण की। खैर इतना मतलब है कि वो कथक से रिलेटेड थी। ठीक है, और बनारस और लखनऊ घराने की थी। नेक्स्ट है कि पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो 1916 में आपका पटना हाईकोर्ट की स्थापना होती है। और उस समय जो है कार्यक्षेत्र बिहार उड़ीसा दोनों सम्मिलित थे जब हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि 1861 में भारतीय हाईकोर्ट एक्ट 1861 के तहत जो है भारत में 3 हाईकोर्ट बनाए गए थे। कब, 1861 में, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। ठीक है, अभी कितना हाईकोर्ट है, तो 25 हाईकोर्ट है। ठीक है,
और अगर हम बात करें कि उच्च न्यायालय से संबंधित, हाईकोर्ट से संबंधित कौन सा आर्टिकल सब है, तो 214 से लेके 232 तक आपका हाईकोर्ट से संबंधित है। और सबसे बड़ा हाईकोर्ट कौन है, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट है। 1917 में बात करें तो पटना विश्वविद्यालय हो जाएगा और स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो ये पावापुरी, ठीक है, पावापुरी नालंदा, वहाँ पे आपका जो मृत्यु हुई थी किसकी, जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर महावीर की, कब हुई थी, 468 ईस्वी में, ठीक है। कैसे, तो मल्ल राजा जो सृष्टिपाल के राजप्रसाद में यानी उनके महल में महावीर स्वामी को मृत्यु प्राप्त हुई थी। पावापुरी में अब जल मंदिर है, ठीक है। 24 तीर्थंकर अब तक जैन धर्म में हैं और इनका जन्म कब हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व वैशाली कुंडग्राम में हुआ था। महावीर का बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। नेक्स्ट है कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है, तो ये आपका नेपाल में है, ठीक है। भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ, 563 में, ठीक है। और कपिल वस्तु स्थित लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, वो नेपाल में है। बौद्ध धर्म के संस्थापक आपके गौतम बुद्ध थे, जिसे एशिया का ज्योतिपुंज या फिर लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इनका पहला उपदेश की बात करें तो सारनाथ के ऋषिपट्टनम में दिया गया था, जिसे क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बौद्ध धर्म में सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया था। महापरिनिर्वाण की बात करें तो 483 ईसा पूर्व में इनका महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित जितने भी कथाएं हैं उसी को कहा जाता है, संबंधित ग्रंथ को जातक कथा कहा जाता है। नेक्स्ट है कि झारखंड देश का कौन सा राज्य है, ठीक है। तो झारखंड जो 28वां राज्य बना था, झारखंड जो है आपका 28वां राज्य कब बना था, 15 नवंबर 2000 को बना था, ठीक है। और अभी कितना है टोटल राज्य अगर बात करें तो आपका अभी भी 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट है कि बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। अभी हमने देखा कि बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है। अगर राज्यसभा की सीटों की बात करें तो 16 है। विधानसभा की सीटों की बात करें तो 243 है बिहार में। और विधान परिषद की बात करें तो उसमें 75 है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। वैसे ही कुछ और दिवस हम देखते हैं। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व उपभोक्ता दिवस की बात करें तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 दिसंबर को। फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है आपका 19 अगस्त को। हिंदी दिवस जरूरी है, 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, बिंबिसार किस वंश का राजा था। तो ये आपका जो है हर्यक वंश का था बिंबिसार। ये कब बैठा था, तो 544 ईसा पूर्व में जो है बिंबिसार मगध की गद्दी पे बैठा था। और हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नाग दशक था, ठीक है। और इसी के दरबार में आपका कौन रहते थे, महान चिकित्सक जीवक रहते थे। जीवक जो है बसंत सेना नाम की वैश्या का पुत्र था ये जीवक, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था, तो चंपारण से, ठीक है। तो चंपारण से जो 1917 में गांधी जी ने अपना आंदोलन जो है वहाँ से चंपारण से शुरू किया। और जन आंदोलन सबसे पहले जो सत्याग्रह इस क्षेत्र में प्रयोग किया गया जन आंदोलन का, वो है चंपारण ही है, जहाँ गांधी जी ने पहली बार जन आंदोलन का प्रयोग किया, ठीक है। और इसमें हम बात करें कि कब, तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन होता है, उसमें गांधी जी को बिहार आने का न्योता देते हैं राजकुमार शुक्ल, ठीक है। गांधी जी जो है 3 कटिया पद्धति को समाप्त करने के लिए 1917 में सत्याग्रह स्टार्ट करते। पहला सत्याग्रह यही है, ठीक है, जिसको कहा जाता है क्या, जन आंदोलन, ये पहला है। 3 कटिया पद्धति का अनुबंध जो है 1867 में चंपारण के किसानों के साथ किया गया था। और उस समय गांधी जी जो प्रथम सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में, प्रथम सत्याग्रह कब चलाए थे, तो सबसे पहले अगर में बात किया जाए तो दक्षिण अफ्रीका में वो चलाए थे प्रथम सत्याग्रह, ठीक है। लेकिन इंडिया में जन आंदोलन कब स्टार्ट किए, तो चंपारण में ये जो पहला प्रयोग किए थे। नेक्स्ट है कि भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी नई शाखा खोला है, ठीक है। तो ये पुराना हो गया, इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो स्टेट बैंक की अगर स्थापना की बात कर ले तो 1 जुलाई 1955 में की गई, ठीक है। 1 जुलाई 1955 को आपका जो है SBI का स्थापना हुआ था, बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट है कि सार्क सबसे नया सदस्य देश है।
तो सार्क जो है अभी आपका जो सबसे नया सदस्य देश अफगानिस्तान ही चल रहा है, ठीक है। सार्क जो अगर हम बात करें तो 8वां सदस्य देश बना है आपका अफगानिस्तान। सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में स्थित है, ठीक है। इसके संस्थापक सदस्य देश कौन है? भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका तथा मालदीव है। उसका मैंने बनाया होगा शॉर्ट वीडियो, जाकर देख लीजिएगा, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका जो है न्यूयॉर्क में है यूएनओ का मुख्यालय, ठीक है। और इसके कब स्थापना हुई थी? तो यूएनओ की स्थापना याद रखना है कि 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। अभी इसके कितने सदस्य हैं? तो इसके जो है सदस्य देशों की संख्या, संयुक्त संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या 51 है। अब कितना हो गया? जब स्थापना हुई थी तो उस समय 51 थे, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है कि यूएनओ का जब स्थापना हुआ था, स्थापना हुई थी तो कितने सदस्य देश थे? तो 51 थे, ठीक है। और अभी कितने हैं? तो 193 पहुंच चुका है। और 193वां सदस्य कौन है? तो आपका दक्षिणी सूडान है, ठीक है। और भारत कब बना था यूएन का सदस्य देश? तो 30 अक्टूबर 1945 में जो है यूएन का सदस्य देश बना आपका भारत, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट, शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो औरंगजेब ने, ठीक है। शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कर लिया था। कब? 1666 में जयपुर भवन में कैद कर लिया था। वहां से शिवाजी जो है भाग निकलते हैं। शिवाजी मराठा की बात की जाए तो चौथ और सरदेश मुखी नामक जो कर है उस शिवाजी के द्वारा लगाया था, चौथ और सरदेश मुखी। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो 1627 ईस्वी में सिवनेर दुर्ग में हुआ था। और 1665 में जो है पुरंदर की संधि होती है, किसके किसके बीच? जयसिंह और शिवाजी के बीच। तो पुरंदर की संधि के हिसाब से होता है कि शिवाजी और संभाजी जो है आगरा दरबार में उपस्थित हुए थे, ठीक है। पुरंदर की संधि के अनुसार ही शिवाजी और संभाजी जो है आगरा दरबार में उपस्थित हुए थे। जयसिंह ने शिवाजी को सुरक्षा का वचन दिया था, लेकिन आगरा दरबार में शिवाजी ने 5000 मनसबदारी की पंक्ति में खड़ा होने से इनकार कर दिया। तो औरंगजेब ने जो है शिवाजी और उसका पुत्र संभाजी को जो है कैद कर लेता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो 1924 का जो बेलगांव अधिवेशन होता है कर्नाटक का, ठीक है, वहाँ पर जो है महात्मा गांधी जो है अध्यक्षता किए थे। वो 40वां अधिवेशन था, 40। 1916 में बात करें तो 1916 में आपका कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजुमदार ने की थी, ठीक है। 1916 में जब गांधी जी को उसी में बुलाया जाता है राजकुमार शुक्ल के द्वारा, ठीक है, लखनऊ अधिवेशन में। 1919 में अगर बात करें तो उस समय पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी, ठीक है, 1919 का कांग्रेस अधिवेशन। अगर 1905 में बात करें तो इसी का किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता की थी आपका बनारस में, ठीक है। ये बनारस में हुआ था 1905 में, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। 1934 की बात करें तो इसकी अध्यक्षता जो है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी 1934 का, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि 1916 में क्या हुआ था कि लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में गर्म दल और नरम दल में एकता स्थापित हो गई थी। जो 1907 में जब इसका विघटन हो जाता है, कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाता है, ठीक है, वहाँ पर, तो वहाँ से जो है आपका उसकी अध्यक्षता उस समय कौन संभाला था? तो रास बिहारी घोष, ठीक है, बोस नहीं है, ये घोष है। तो रास बिहारी घोष जो है वहाँ का अध्यक्षता संभाले थे। और यहाँ पे क्या होता है कि यही चीज़ यहाँ पर जब 1916 में फिर क्या होता है, 1907 में वहाँ से टूटता है और 1916 में जो है जुटता है। तो ये उस समय गरम दल और नरम दल एक होते हैं, ठीक है। और उसकी अध्यक्षता किन्होंने की थी? तो 1916 की अध्यक्षता उस समय की थी अंबिका चरण मजुमदार ने, ठीक है। इसमें जो है लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन एक साथ मुस्लिम लीग की भी बैठक जो है एक साथ होती है। मुस्लिम लीग और कांग्रेस का बैठक जो है 1916 में एक साथ होता है, एक मंच पे होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट है कि बंगाल का विभाजन हुआ था। तो बंगाल का विभाजन आपका हुआ था 1905 में, ठीक है। इसका सारा डेट याद रखना है। इसकी घोषणा कब की गई थी? तो 19 जुलाई 1905 को कर्जन के द्वारा की गई थी।
19 जुलाई 1905 को कर्जन द्वारा की गई थी। और इसका विभाजन कब होता है? ये तो घोषणा हुआ 19 जुलाई को, विभाजन हो जाता है 16 अक्टूबर 1905 को लागू कर दिया जाता है। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को। और उसी दिन जो है राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है। भाई विभाजन हुआ है तो राष्ट्रीय शोक दिवस मतलब उसी दिन मनाया जाएगा। फिर 16 अक्टूबर को गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में रक्षाबंधन दिवस भी मनाया गया था। ठीक है, 16 अक्टूबर को ही है जो रविंद्रनाथ टैगोर जो है रक्षाबंधन दिवस मनवाते हैं। और बंगाल का विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया था। ठीक है, फिर दिल्ली दरबार होता है आपका 12 दिसंबर 1911 को, और उसमें जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है, जिसमें कौन आते हैं? सम्राट जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी आती है। ठीक है, और दिल्ली दरबार लगता है आपका, जिसका कौन रहते हैं वहाँ पे? तो वहाँ पे अगर हम बात करें तो लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग जो रहते हैं, और उन्हीं के समय में जो है क्या होता है कि 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा का जो संयुक्त अधिवेशन है वो आर्टिकल 108 के तहत है। ठीक है, और ये जो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। अगर बात करें कि कोई साधारण विधेयक है तो एक सदन में पारित हो जाए और दूसरी सदन 6 माह से अधिक समय बीत जाने पर भी पारित ना करे, तब संयुक्त अधिवेशन जो है उस परिस्थिति में बुलाया जाता है। मतलब एक विधेयक है, कोई बिल है, और वो एक सदन में पारित हो गया और दूसरा सदन में जो 6 महीना से अधिक हो गया लेकिन फिर भी पारित नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए संयुक्त अधिवेशन, ठीक है, 108 के तहत, आर्टिकल 108 के तहत जो है आपका संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। अब तक कितनी बार ऐसा संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है? तो 3 बार। कब? तो दहेज निषेध बिल पर 1961 में, फिर बैंकिंग बिल आया 1978 में, फिर पोटा कानून 2002 में, तब बुलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो ग्राम पंचायत के लिए उसको जो है 21 साल या इससे ऊपर का होना चाहिए। ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना है तो। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो कम से कम 25 साल होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो या राज्यपाल का चुनाव लड़ना हो या बनना हो तो आपको जो है 35 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति बनना हो, उपराष्ट्रपति बनना हो या राज्यपाल बनना हो तो। वोटिंग के लिए आपका 18 साल हुई चाहिए। ठीक है, राज्यसभा हो या विधान परिषद हो, उसके सदस्य बनना हो तो उसके लिए कम से कम उम्र 30 साल होना ही चाहिए। नेक्स्ट है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका पटियाला में है, आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कीनन स्टेडियम कहाँ है? तो आपका जमशेदपुर में है। वहीं कानपुर में आपका है ग्रीन पार्क स्टेडियम, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर। इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली में है। ठीक है, इंडोर गेम वहाँ खेला जाता है। ब्रेबॉर्न स्टेडियम की बात करें तो मुंबई में। ठीक है, ब्रेबॉर्न स्टेडियम आपका मुंबई। अब वहीं नेशनल स्टेडियम हॉकी के लिए जो दिल्ली में है। नेक्स्ट है कि जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है? तो वो निशानेबाजी करते हैं। ठीक है, जसपाल राणा जो है निशानेबाजी है। कर्नम मल्लेश्वरी की बात करें तो भारत की महान भारोत्तोलन खिलाड़ी है। पीवी सिंधु हो गई, ये भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी। दीपिका कुमारी भारतीय महिला तीरंदाजी खिलाड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो परमार वंश से आपका रिलेटेड थे राजा भोज। ठीक है, राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्या और विद्वानों का प्रमुख केंद्र था। भोज ने जो है चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था, राजा भोज ने चित्तौड़ में। ठीक है, भोजपुर नगर की स्थापना भी राजा भोज को ही जाता है। राजा भोज को जो है कविराज की उपाधि दी गई थी। ठीक है, कविराज की उपाधि आपका कौन दी गई थी? तो आपका दी गई थी वो राजा भोज। नेक्स्ट है कि दिल्ली में लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो औरंगजेब ने जो है आपका दिल्ली में जो लाल किला है उसके अंदर है मोती मस्जिद और उसको जो है औरंगजेब ने बनवाया था। और आगरा में जो मोती मस्जिद है, ये तो लाल किला में मोती मस्जिद है उसको औरंगजेब बनवाया, और आगरा में जो मोती मस्जिद है उसको बनवाया था शाहजहां ने। ठीक है, शाहजहां और क्या क्या बनाया उसको देख लेते हैं। दिल्ली का जो लाल किला है वो शाहजहां बनवाया, उसके दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल, ये सब आपका शाहजहां बनवाया। ठीक है, औरंगजेब क्या क्या लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया था। औरंगजेब जो लाहौर में है बादशाही मस्जिद। ठीक है, और मोती मस्जिद जो आगरा में है
वो शाहजहां करवाया था, और जो दिल्ली में मोती मस्जिद है वो औरंगजेब करवाया। साथ में औरंगजेब ने जो है हैदराबाद के मक्का मस्जिद का भी निर्माण करवाया। ठीक है, और औरंगजेब ने अपने पुत्र आजम शाह को देख रेख में बीबी का मकबरा बनवाया था, जो दक्षिण भारत का ताजमहल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि वर्ष 1857 में मेरठ के प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? तो 10 मई को जो है मेरठ से आपका भड़की थी। ठीक है, 10 मई 1857 को। तो इसमें 20 एनआई, ठीक है, 20 एनआई से जो है आपका 1857 की क्रांति का शुरुआत हुआ था। पैदल टुकड़ी है। 1857 का विद्रोह जो है आपका स्टार्ट होता है। उसके बाद 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, क्वेश्चन आता है कि 1857 के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उस समय जब विद्रोह हुआ था तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पाम्पस्टन थे। वो किस पार्टी के थे? तो लिबरल पार्टी के थे। ठीक है, 1857 में सैनिक विद्रोह का समाप्ति कब होता है? 1 नवंबर 1858 को है, जब जो है उसका रानी जो है विक्टोरिया, उनका घोषणा पत्र पढ़ा जाता है। कौन पढ़ता है? इलाहाबाद में पढ़ता है लॉर्ड कैनिंग पढ़ता है। कब पढ़ता है? 1 नवंबर 1858 में। और इस तरीके से सैनिक विद्रोह समाप्त होता है। ठीक है, और भारत शासन अधिनियम आपका 1858 जो है लाया जाता है। भारत परिषद और भारत सचिव का पद जो है 1858 के थ्रू जो है यहाँ सृजन किया जाता है। भारत परिषद और भारत सचिव का पद यहीं से शुरुआत होता है। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस तिथि को किया था? तो 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, महात्मा गांधी की हत्या कब की थी? 30 जनवरी 1948 को। गांधी जी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। और हत्या कहाँ हुई थी? तो नई दिल्ली के बिड़ला भवन में हुई थी। ठीक है, नाथूराम गोडसे जो है अर्ध स्वचालित पिस्तौल बैरेटा से, किस पिस्तौल से मारा था? बैरेटा से गांधी जी की हत्या कर दी थी। और इसमें गांधी जी की हत्या के आरोप में नाथूराम गोडसे के साथ नारायण आप्टे को फांसी दे दिया गया। ठीक है, नाथूराम गोडसे को तो दिया गया, साथ में नारायण आप्टे को फांसी दिया गया। इस हत्या के आरोप में बात करें तो गोपाल गोडसे, मदन लाल पाहबा और विष्णु राम कृष्ण करकरे को आजीवन कारावास हुआ था। ठीक है, गोपाल गोडसे, मदन लाल पाहबा और विष्णु राम कृष्णन करकरे को जो है आजीवन कारावास हुआ, और नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को जो है फांसी दे दिया गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई? ठीक है, तो ये हाल ही वाला जो है पुराना हो चुका है, तो इसको छोड़ देते हैं। ये आपका आंसर ऐसे उस समय होता है आपका नेपाल। ठीक है, नेपाल में हुआ था। नेक्स्ट है कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो 30 साल। ठीक है, 30 साल। अगर बात करें कि लोकसभा के लिए 25 साल, अगर बात करें राष्ट्रपति बनना हो, उपराष्ट्रपति बनना हो, प्रधानमंत्री नहीं, उपराष्ट्रपति या फिर आपको राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल बनना हो, तो उसके लिए कितना उम्र होना, मतलब कितना होना चाहिए? तो 35 ईयर। ठीक है, 35 साल होना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2008 में, ये हमें जरूरत नहीं है, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? ठीक है, तो श्वेत क्रांति का संबंध आपका जो है दूध से है। दूध का जो उत्पादन ही है आपका श्वेत क्रांति हुआ। ठीक है, तीव्र गति से उत्पादन और वृद्धि होने लगा, वो श्वेत क्रांति कहलाया। 1970 में आपका ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट होता है, जिसके जनक कौन थे? वर्गीज कुरियन। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड से जो है आपका बहुत बड़ा समन्वित डेयरी विकास कार्यक्रम होता है। ये विश्व का सबसे बड़ा समन्वित डेयरी विकास कार्यक्रम होता है ऑपरेशन फ्लड 1970 में। इसी दिन आपका जो है NDDB इसी साल आपका स्टार्ट होता है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। ठीक है, तो ये हो जाएगा दूध से। नेक्स्ट है कि सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये आपका सिंधु की नदियां हो गई सहायक। ठीक है, सतलज, चिनाब, रावी ये सब सिंधु की सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी की बात करें तो ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पास सानो ख्याबाब हिमनद से निकलती। कौन सा? सानो ख्याबाब ग्लेशियर से आपका निकलती है सिंधु नदी, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास। ठीक है, और पाकिस्तान में नदी भारत में लगभग कितना किलोमीटर बहती है? तो 1134 किलोमीटर बहती है और पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और उधर से ही अरब सागर में जाकर गिर जाती है। सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन है? काबुल है, कुर्रम है, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज, ये सब आपका सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है, भारत से होकर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है?
तो सिंधु नदी है। रावी हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिला में रोहतांग दर्रे के समीप निकलती है। रावी कहाँ निकलती है? तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में रोहतांग दर्रे के पास। झेलम नदी की बात करें तो बेरीनाग समीप जो शेषनाग झील है वहां से निकलती है आपका झेलम नदी। नेक्स्ट है कि WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? तो उनका असली नाम क्या है? उनका नाम है दलीप सिंह राणा। ठीक है, दलीप सिंह राणा है। नेक्स्ट है कि पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य वादन से रहा है? तो पंडित रविशंकर जो है सितार, ठीक है, सितार वादन से रहा है। हरि प्रसाद चौरसिया पूछ लिया जाए तो बांसुरी बजाते थे। ठीक है, जाकिर हुसैन हो गए, गुदई महाराज, किशन महाराज, ये सब तबला वादक है। जाकिर हुसैन, गुदई महाराज, किशन महाराज सब तबला बजाते थे। अमजद अली खान की बात कर ले, जरीन दारूवाला, ये सब आपका सरोद वादक है। वहीं जुबिन मेहता ये आपका है सिमझनी वाद्य यंत्र, पता नहीं क्या होता है सिमझनी वाद्य यंत्र। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा गया है? तो जयप्रकाश नारायण को जो है लोकनायक कहा गया है। बाल गंगाधर को लोकमान्य कहा गया है। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा गया, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख। जननायक इनको तो कर्पूरी ठाकुर को जननायक, अजातशत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महामना मदन मोहन मालवीय को। नेक्स्ट है कि बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है? तो बुलंद दरवाजा आपका फतेहपुर सिकरी में है, आपका बुलंद दरवाजा। ठीक है, गुजरात का जब विजय हुआ था तब बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया गया था आपका कब? तो 1572 ईस्वी में। तो गुजरात अभियान का इतिहासकार जो है स्मिथ, ठीक है, वो आपका संसार के इतिहास का सर्वाधिक शीघ्रता से किया गया आक्रमण कहा है। गुजरात अभियान को किसने? तो स्मिथ ने कहा कि संसार के इतिहास का सर्वाधिक शीघ्रता से किया गया आक्रमण है गुजरात अभियान, स्मिथ ने कहा। एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी अकबर ने। ठीक है, और अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट है कि एक लंबे अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई? ठीक है, तो आपका तो बहुत सारा रेलगाड़ी चला है। ठीक है, वैसे अगर बात करें तो मैत्री एक्सप्रेस, ठीक है, मिताली एक्सप्रेस ये भी चला आपका अभी हाल फिलहाल में। समझौता एक्सप्रेस तो आपका इंडिया और पाकिस्तान में। ठीक है, और वहीं बात करें थार एक्सप्रेस तो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेलगाड़ी चलती है थार एक्सप्रेस। और बंधन एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलाया गया था, दूसरा ट्रेन था बंधन एक्सप्रेस। ठीक है, मैत्री एक्सप्रेस आपका कोलकाता और ढाका के बीच चलाया गया, और अभी जो है मिताली एक्सप्रेस। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा संसद। ठीक है, महाभियोग चला के जो है संसद हटा सकता है भारत का, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को। और अगर हम बात करें कि इसके लिए क्या आवश्यक है, तो राष्ट्रपति को इसके लिए पहले 14 दिन पहले जो सूचना दिया जाएगा, और जिस सदन में या तो राज्यसभा में या लोकसभा में कहीं भी जो है लाया जा सकता है पहले। ठीक है, और 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना जरूरी है। और जिस सदन में महाभियोग को पेश किया जाएगा उस सदन के 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर देने के प्रस्ताव, जब प्रस्ताव वहाँ से 2/3, ठीक है, 2/3 सदस्यों के द्वारा पारित हो जाएगा तब ये दूसरे सदन में, मान लीजिए राज्यसभा में स्टार्ट करता है तो अब जाके राज्यसभा में जब 2/3 बहुमत से पारित हो जाएगा तो ये लोकसभा में जाएगा। अगर लोकसभा में पहले महाभियोग प्रस्ताव पारित मतलब ये पेश किया जाता है तो वहाँ पर जो है 2/3 जो है 2/3 भाग अगर वहाँ सदस्य से पारित हो जाएगा तब फिर ये जो है लोकसभा के बाद राज्यसभा में, इस तरह किसी भी सदन में जो है इसको पेश किया जा सकता है महाभियोग का प्रस्ताव। तो इसके बाद फिर क्या होगा कि दूसरा सदन भी जब 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित कर देगा तो राष्ट्रपति को पद जो है छोड़ना पड़ेगा। ये महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो अमेरिका के संविधान से ली गई है। ठीक है, और महाभियोग की प्रक्रिया जो संसद का क्या है, महाभियोग के समय संसद अर्ध न्यायिक संस्था की तरह काम करती है, इसलिए कहा जाता है महाभियोग प्रक्रिया जो है आपका अर्ध न्यायिक जो है प्रक्रिया है। नेक्स्ट है कि भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ? ठीक है, तो सबसे पहले जो है पुर्तगाल से हुआ, क्योंकि 1498 ईस्वी में 17 मई 1498 में वास्को डी गामा भारत आया सबसे पहले। यूरोप से सबसे पहले पुर्तगाल ही आए, इसलिए पुर्तगाल से हुआ। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? तो वेलिंगटन कप का संबंध है आपका हॉकी से। ठीक है,
बेटन कप हो गया, आगा खां कप हो गया, रंगास्वामी कप हो गया, बेगम रसूल ट्रॉफी, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, ये सब हॉकी से संबंधित है। वहीं फेडरेशन कप, नेहरू कप, चैलेंज कप, ये बास्केटबॉल से संबंधित है आपका। फेडरेशन, नेहरू या चैलेंज कप बास्केटबॉल से आपका संबंधित है। गोल्फ से रिलेटेड कौन कौन सा कप है, तो सर्किट कप, राइडर कप, डनहिल कप, ये हो गया। पोलो से एजार, पृथ्वीपाल सिंह, राधा मोहन क्लासिक, ये सब पोलो से हो गया। क्रिकेट से रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो वो है चंद्रमा, जो है प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, और पृथ्वी से लगभग चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं, तो 59% भाग जो है, 59% भाग जो है हम उसको देख सकते हैं। चंद्रमा को जो जीवाश्म ग्रह का दर्जा दिया गया। ठीक है, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो सेलेनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में कितना लगाती है, तो 27 दिन 8 घंटे में पूरी करती है वो एक परिक्रमा पृथ्वी की। नेक्स्ट है कि जातक पवित्र ग्रंथ है, तो वो तो बौद्धों का है। उसमें बुद्ध भगवान का जो है पूर्व जन्म का कहानी लिखा है जातक में। नेक्स्ट है कि स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है। ठीक है, तो ये आपका लाल सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर के साथ जोड़ती है। ठीक है, और इस नहर की अगर बात करें तो कब हुआ था स्थापना, तो ये आपका 1869 में निर्माण हुआ था। ठीक है, और लाल सागर की ओर से स्वेज नहर पर स्वेज पोर्ट अवस्थित है दक्षिण की ओर। स्वेज नहर के उत्तर भाग में क्या है, तो लिटिल झील है, और मध्य भाग में टिम्सा झील है, और दक्षिण भाग में ग्रेट बियर। ठीक है, स्वेज नहर के उत्तर भाग में आपका लिटिल झील है, मध्य भाग में टिम्सा झील है, और दक्षिण भाग में ग्रेट बियर झील है। ठीक है, और यहीं पे आपका जो है पनामा नहर बन के तैयार हुआ था, कब, 1914 में। और पनामा नहर पर जो है पनामा देश का अधिकार है 2000 ईस्वी से। नेक्स्ट है कि भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्म उपदेश कहाँ दिए थे, तो उन्होंने सारनाथ में जो है अपना सबसे पहला उपदेश दिया था भगवान बुद्ध ने, जिसको कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। उन्होंने पाली भाषा में उन्होंने जो उपदेश दिया था जनसाधारण लोगों को पाली भाषा में दिया था। ठीक है, और सबसे ज़्यादा उपदेश दिया था कहाँ, कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। ठीक है, गौतम बुद्ध का अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था, जहाँ उनका मृत्यु हो जाता है। सबसे प्रिय शिष्य की बात करें तो आनंद, और आनंद ही वो इंसान हैं, आनंद ही वो हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश दिया था। और सबसे पहली महिला बौद्ध भिक्षुनी कौन बनी थी, तो प्रथम महिला प्रजापति गौतमी बौद्ध धर्म में प्रवेश की थी। ठीक है, और ये आपका कौन है, तो बुद्ध की माता हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्टिकल 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर से था पहले। ठीक है, 370 का संबंध। अब जो है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा इसको जो है समाप्त कर दिया गया है। कब हुआ था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में कब विभाजित किया गया, याद रखिएगा डेट, 31 अक्टूबर 2019 को विभाजित कर दिया गया। 31 अक्टूबर 2019 को जो है आपको विभाजित कर दिया गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, रज़्मनामा फारसी में अनुवाद था, तो रज़्मनामा जो है महाभारत था। ठीक है, और ये फारसी में था। महाभारत का पुराना नाम पता ही है, जय संहिता था। उसमें 8800 श्लोक थे, लेकिन बढ़ा के जो है 1 लाख जब कर दिया गया तो इसका नाम रखा गया महाभारत, और ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य बन गया। ठीक है, महाभारत का फारसी में जो अनुवाद है नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी, शेख मुल्तान, इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, बदायूनी के साथ तो किया ही गया था, उसके साथ कौन थे, अनुवादक नकीब खां भी साथ दिए हैं, और शेख सुल्तान भी। रज़्मनामा का अर्थ होता है युद्ध का पुस्तक। ठीक है, और महाभारत महाकाव्य को 18 पर्व में बांटा गया है। और अगर बात करें, हाजी इब्राहिम सरहिंद ने अथर्ववेद को फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, फारसी में अथर्ववेद को कौन अनुवाद किया था, तो हाजी इब्राहिम सरहिंद ने। और योग बशीर शहीद उनका जो उपनिषद सबका जो फारसी में अनुवाद कौन किया था, तो दारा सिको किया था। नेक्स्ट है कि वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ वो कौन था, तो औरंगजेब था। ठीक है, औरंगजेब का जो है 2 बार हुआ। पहला राज्याभिषेक का हुआ आगरा में, हुआ था 1658 में। ठीक है, देवराई का युद्ध में सफलता प्राप्त करता है। देवराई का युद्ध आपका होता है 1659 में,
और दिल्ली में प्रवेश कर जाता है। शाहजहां के शानदार महल में जो है 1659 में दूसरी बार राज्याभिषेक करवाता है। फिरोज शाह तुगलक का भी जो है 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। औरंगजेब का तो हुआ है और फिरोज शाह तुगलक का भी 2 बार राज्याभिषेक हुआ। प्रथम बार बात करें तो ठट्टा में हुआ और दूसरी बार दिल्ली में हुआ। शिवाजी का भी आपका 2 बार राज्याभिषेक किया गया है। ठीक है, पहला बार अगर बात करें तो वैदिक रीति रिवाज से हुआ था और दूसरी बार जो है तांत्रिक रीति रिवाज से शिवाजी का हुआ था। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों का सुनहरा फरमान, ठीक है, सुनहरा फरमान जो है आपका कब प्रदान किया गया? तो अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जो है आपको 1632 ईस्वी में प्रदान किया गया। ठीक है, 1632 में अंग्रेजों को दिया गया आपका। तो ये आपका गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा, गोलकुंडा के जो सुल्तान रहते हैं वो देते हैं 1632 में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था। ठीक है, तो ये क्या था? 1510 में पुर्तगालियों ने जो है गोवा पे अधिकार कर लिया था। कब? तो 1510 में किया था। ठीक है, और लगभग 450 साल तक वो शासन करता है और 1961 में जो है मुक्त करता है किसको? गोवा को जो है पुर्तगाली लोग 1961 में मुक्त करता है। पुर्तगालियों को पता है महानतम गवर्नर कौन थे? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क, और अल्बुकर्क ने ही 1510 में गोवा को यूसुफ आदिल शाह से छीन लिया था और 1511 ईस्वी में मलक्का को और 1515 में हरमुज को भी ये जीता था। ठीक है, अल्बुकर्क जो है 1511 में मलक्का को और 1515 में जो है हरमुज को ये जीत लिया था। नीनो द कुन्हा जो है कोचिन के स्थान पर गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया था। कौन? नीनो द कुन्हा। नेक्स्ट है कि रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो रेशम जो है रेशम के कीड़े के प्यूपा से उत्पन्न होता है। ठीक है, रेशम कीट को जो है अलग किस्म का, जैसे कोकुन रेशम का धागा बनाया होता है। ठीक है, कोकुन जो है रेशम के धागे का बना होता है। कोकुन के भीतर बंद लार्वा प्यूपा होता है। ठीक है, बंद अचल जो है लार्वा प्यूपा होता है। रेशम लार्वा की रेशम ग्रंथियों का जो क्या करता है? श्राव उत्पाद है और रेशम प्रोटीन का बना होता है। इसके भीतर में अगर बात करें तो फाइब्रोइन प्रोटीन आपका 75 से 80% होता है और बाहर में सेरिसिन प्रोटीन होता है जो 20 से 25% होता है। कौन कौन सा इसका प्रक्रिया होता है, अवस्था होता है? तो पहला होता है स्टिफलिंग। स्टिफलिंग में क्या होता है? कोकुन को जो है गर्म पानी में मारने की प्रक्रिया को कहते हैं स्टिफलिंग। दूसरा हो गया धागाकरण, उसमें क्या होता है कि कोकुन से रेशम के धागे को चरखा द्वारा अलग किया जाता है। तीसरा होता है कताई, उसमें जो क्षतिग्रस्त रेशम को अलग करना होता है। रेशम कीट का पालन को कहा जाता है सेरिकल्चर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, मोबाइल सेलफोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक है? तो आपका काम करने में अनुकूल हैंडसेट भी होना चाहिए, सेवा प्रदाता नेटवर्क भी सही होना चाहिए, सिम कार्ड भी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मोबाइल तकनीक का 2 प्रकार है, जीएसएम तकनीक और सीडीएमए। जीएसएम क्या है? कि यूरोपियन टेक्निक है और यह समय विभाजन पर आधारित होता है। कॉल ड्रॉप की समस्या रहती है, उसमें सबसे अधिक आंकड़ा भेजा जा सकता है। सीडीएमए क्या है? ये अमेरिकी टेक्निक है। ठीक है, और इसमें जो है ये जो है आवृत्ति फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है, जिसमें कॉल ड्रॉप की समस्या नहीं आती है। इसमें कम आंकड़े भेजे जाते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा कौन सा चल रहा है? हमारा यही चल रहा है अमेरिका वाला। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है? तो एंटर। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर में जो है आपका एंटर उपलब्ध नहीं होता है टाइपराइटरों में। ठीक है, कीबोर्ड की विशेष कीज देखते हैं, एंटर की होता है, टैब की होता है, स्पेस बार। ठीक है, और कंप्यूटर का पितामह कौन है? तो चार्ल्स बैबेज। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, हमें पता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द इंटरनेट कार्यप्रणाली से संबंधित है? तो वो हो जाएगा आपका www, HTTP और ईमेल। तो ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, बात करें इंटरनेट का आविष्कार 1960 में हुआ था और इसका विचार जो है 1969 में एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क की अवधारणा से तैयार किया गया था। ठीक है, आविष्कार हो गया था 1960 में, लेकिन 9 साल के बाद जो है इसका एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट यानी ARPANET के अवधारणा से तैयार किया गया था। यह इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क की एक वैश्विक प्रणाली है। ठीक है, इंटरनेट का जन्मदाता कौन है? तो विंड सर्फ को माना जाता है। ठीक है, विंड सर्फ। www का मतलब पता ही है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, 1989 में जो है www की खोज किसने की थी? तो टिम बर्नर्स ली। ठीक है, टिम बर्नर्स ली ने जो है www की खोज की थी। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है?
तो हाइपर टेस्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेस्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, ये सर्वर है, ठीक है। सर्वर और क्लाइंट के बीच जो है संचार की स्वीकृति को अनुमति देता है। ईमेल का अगर निर्माण बात करें कि ईमेल का निर्माण सबसे पहले किसने किया था, रे टॉमिल्सन ने किया था, रे टॉमिल्सन ने। नेक्स्ट है कि किस रक्त वर्ग के व्यक्ति को सर्वदाता कहते हैं, तो ओ को जो है यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, सर्वदाता, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। अब वहीं अगर बात करें ए बी की तो उसको कहते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ठीक है। तो इसकी हम बात करें ओ ब्लड ग्रुप का, तो ये क्या होता है कि किसी भी इंसान को जो सबको जो है वो अपना खून दे सकता है, इसलिए सर्वदाता ग्रुप कहलाता है। और इसमें जो एंटीजन नहीं पाया जाता, कोई भी एंटीजन आपका ओ में नहीं पाया जाता। ए बी में बात करें तो ये सबसे ले सकता है, ठीक है, और ये जो है मतलब दूसरे ग्रुप से ये ले सकता है। और उसके बाद भी हम बात करें तो ए बी में आपका एंटीबॉडी नहीं होता है, ठीक है, ओ में एंटीजन नहीं होता है और ए बी में आपका एंटीबॉडी नहीं होता है, इसलिए जो है सबसे किसी भी ग्रुप वाले लोग से ले सकता है। तो रक्त का प्रकार हम देखते हैं गिब्स और रिसीवर, ठीक है। ए की बात करें जिसका ए पॉजिटिव है वो ए पॉजिटिव को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। लेगा किससे, ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव से, ठीक है। ये चार्ट आपको जो है मैं टेलीग्राम में इसको जो है भेज दूँगी, ठीक है, उससे आप देख लेना। अब देखते हैं नेक्स्ट, तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका गन्ना, ठीक है। गन्ना का जो है आपका उपयोग किया जाता है तने की कटाई से पुनः उपयोग के लिए, ठीक है। ये पौधे का जो है प्रजनन की एक अलैंगिक विधि है और इस प्रकार के प्रजनन में पौधे की पत्तियां, जड़ें, बल्ब और तने भाग लेते हैं। गन्ना का उत्पादन में सबसे पहला स्थान आपका यूपी का आता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। ये किससे होता है, तो HIV नामक वायरस से होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस से, ठीक है। और ये रोग जो है आपका एकल स्टैंडर्ड RNA वायरस के कारण होता है, ये रिट्रो वायरस के कारण होता है, ये जो है ज़्यादातर रिट्रो वायरस के कारण होता है। और इसका सबसे प्रचलित दवा का नाम क्या है, तो एजिडोथाइमिडीन, ठीक है, AZT जिसको फुल फॉर्म है, इसका शॉर्ट फॉर्म है AZT। ए से हो गया आपका एजिडोथाइमिडीन, ये टोटल हो गया, ठीक है। और इससे जो क्या होता है, लोगों का जो प्रतिरोधक क्षमता है, रेजिस्टेंट पावर, वो आपका जो है समाप्त हो जाता है। और इसके लिए कौन सा टेस्ट है, तो एलिसा टेस्ट है। दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है, तो लैक्टिक एसिड, ठीक है। दूध के फटने पर लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। सिरका में बात करें तो एसिटिक एसिड, खट्टा फल की बात करें तो साइट्रिक एसिड, कोई अम्ल या जलीय विलयन का बात करें तो सिरका, जो अम्ल होता है या जलीय विलयन होता है, ठीक है, उसको सिरका कहते हैं। इमली में आपको बात करें तो टर्टरिक एसिड पाया जाता है, अंगूर में भी टर्टरिक ही पाया जाता है, और टमाटर में बात करें तो ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट है कि संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं, ये आपका विटामिन के जो है प्रबल स्रोत हैं आपके, कौन, संतरे, ठीक है। संतरा में विटामिन सी, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, विटामिन सी को ये पाया जाता है। और इसमें जो है दो तरीके के होते हैं। विटामिन की अगर बात करें तो दो प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील और एक वसा में। जल में बात करें तो B एवं C और वसा में बात करें तो A, D, E, K। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा रोग मच्छरों में होने वाला रोग नहीं है, तो हो जाएगा घींगा, ठीक है। बाकी डेंगू बुखार, मलेरिया, फाइलेरिसिस, ये सब जो है आपका मच्छर से होता है। घींगा जो है आयोडीन की कमी से होता है। और क्या बोलते हैं, मलेरिया रोग अगर बात करें तो आपका मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। डेंगू ज्वर की बात करें तो अरबो वायरस के काटने से होता है। डेंगू किससे होता है, अरबो वायरस, जिसको हिंदी में कहते हैं हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी ये डेंगू ज्वर जो है, डेंगू बुखार जाना जाता है, हड्डी तोड़ बुखार, और वो अरबो वायरस के काटने से होता है। और ये आपका डेंगू जो है अरबो वायरस किससे आता है, तो एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से अरबो वायरस फैलता है, ठीक है, एडिस एजिप्टी मच्छर। मलेरिया की बात करें तो प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। और इसके वाहक कौन है, ये आपका जो है जब मादा एनोफिलीज मच्छर काटेगी तो प्लाज्मोडियम जो बैक्टीरिया है वो शरीर में घुस जाएंगे और मलेरिया हो जाएगा उससे। नेक्स्ट है कि पालक के पत्ते में किसके प्रबल स्रोत हैं, तो विटामिन ए के, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है विटामिन ए पाया जाता है आपका पालक का पत्ता में। और ये जो है आयरन इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इसमें हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है आपका पालक का पत्ता में। नेक्स्ट है कि दंत क्षय का कारण क्या है,
तो ये है आपका बैक्टीरिया जनित संक्रमण। ठीक है, दंत क्षय का कारण है बैक्टीरिया जनित संक्रमण। जब कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन करते हैं तो उसमें बैक्टीरिया जो है अम्ल में बदल जाता है। ठीक है, क्या होता है जब हम खाते हैं तो कुछ जो है दांत में फंस जाता है और उसे जो है बैक्टीरिया एसिड में बदल दिया जाता है, जो दांतों को क्षय या खराब करना या तोड़ने का जो मुख्य कारण है, टूट जाता है। इसे यही रीज़न है। दांत का क्षय का ऐसे तो 5 कारण होता है। बैक्टीरिया संक्रमण से भी हो सकता है, मीठा खाद्य पदार्थ अर्थात शुगर से हो सकता है, पायरिया से हो सकता है, पैरा फंक्शन से हो सकता है, निश्चित चिकित्सीय स्थिति से भी हो सकता है। ठीक है, और जल में अगर फ्लोराइड की मात्रा अधिक है तो दांतों का क्षरण सबसे मेन कारण बन सकता है। नेक्स्ट है कि एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है, तो टिटेनस के लिए। ठीक है, टिटेनस के लिए जो है यूज किया जाता है आपका एंटीटॉक्सिन, और ये रोग तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। क्लोस्ट्रिडियम टेटनी नामक जीवाणु जो है वो टिटेनस रोग में होता है। ठीक है, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी नामक जीवाणु जो बैक्टीरिया वो टिटेनस रोग में होता है। इसका लक्षण क्या है, तो जीवाणु से होने वाला कुछ कारण हम पहले देख लेते हैं। तो हैजा किसकी वजह से होता है, तो विब्रियो कोलारी। ठीक है, विब्रियो कोलारी जो है उसकी वजह से। निमोनिया की बात करें तो डिप्लोकोकस निमोनी की वजह से। डिप्थीरिया कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरी। ठीक है, ये नाम सब मैच कर रहा है इसलिए ईजी होगा। कुकुर खांसी की बात करें तो बोर्डिटेला पर्टुसिस। ठीक है, बोर्डिटेला पर्टुसिस कुकुर खांसी। ट्यूबरकुलोसिस तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के होता है। नेक्स्ट है अल्बर्ट आइंस्टीन एक प्रसिद्ध क्या थे, तो वो जो है भौतिक शास्त्री थे आपका अल्बर्ट आइंस्टीन, और 1921 में जो है इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। और इनके बात करें 3 प्रमुख सिद्धांत थे, कौन कौन सा, विशिष्ट सापेक्षता का सिद्धांत, दूसरा है प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत, और उनको जो नोबेल पुरस्कार इसी के लिए दिया गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत के लिए। तीसरा है द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य का सिद्धांत यानी E=mc²। ऐसे प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज सबसे पहले हर्ट्ज ने की थी। ठीक है, लेकिन इसका जो सिद्धांत है वो दिया था आइंस्टीन ने, और उसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो ये अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने जो है आपका टेलीफोन का आविष्कार किया था। विद्युत बल्ब का आविष्कार की बात करें तो थॉमस अल्वा एडिशन ने। थर्मोस्कोप की बात करें तो गैलीलियो ने। रेडियो टेलीग्राफी के आविष्कार तो जी मार्कोनी ने किया। स्कूटर की खोज श्री ब्राडशा ने किया। श्री ब्राडशा ने स्कूटर की खोज की। टेलीफोन में जो है आपका बात करें तो रेडियो तरंग की खोज किसने की थी, तो रेडियो तरंग की खोज मार्कोनी ने की थी, और माइक्रो तरंग की खोज हर्ट्ज ने की थी। नेक्स्ट है कि भाप के इंजन का आविष्कार किया गया, तो जेम्स वाट ने की थी आपका भाप के इंजन के द्वारा। डायनेमो का आविष्कार माइकल फैराडे ने की थी। ठीक है, डीजल इंजन का आविष्कार तो रुडोल्फ डीजल ने किया था। गैस इंजन की बात करें तो डाइमलर ने किया था, गैस इंजन डाइमलर। रेफ्रिजरेटर तो हैरिसन एवं कैटलिन ने। लिफ्ट की तो एफजी ओटिस। थर्मस फ्लास्क डिबार। पैरासूट एजी गार्जरिन। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट PSLV का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है आपका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, और इससे जो है सैटेलाइट में अंतरिक्ष को स्थापित किया जाता है ध्रुवीय उपग्रहों में। ठीक है, ध्रुवीय जो पोलर सैटेलाइट होते हैं उसमें अंतरिक्ष में जो है इसको स्थापित किया जाता है। GSLV क्या होता है, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो हो जाएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है, तो अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश जो है अपरिवर्तित रहता है। प्रकाश की चाल मध्यम के ताप से स्वतंत्र रहता है। तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, और प्रकाश निर्वात में गमन कर सकता है। ठीक है, लेकिन ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं कर सकता है। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपना मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, और इसी विचलन को अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट है कि मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, तो आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है जिम्मेदार है। उसके अलावा और कौन कौन सा गैस है जो इसके लिए जिम्मेदार है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। ठीक है, ओजोन हो गया, CFC हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और SF सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये आपका बात करें कि पृथ्वी का वायुमंडल में जो है इन गैसों से जो है क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। पृथ्वी का जो जितना एवरेज टेम्परेचर होता है उससे बढ़ता जाता है, ये ग्लोबल वार्मिंग आपका कहलाता है।
ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज़्यादा जो SF6 गैस से होता है, ठीक है। निम्न में से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? तो सौर लालटेन में, ठीक है। सौर लालटेन में जो है अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है। सूर्य पृथ्वी पर सभी जीवाश्म ऊर्जाओं का स्रोत है और सूर्य जो है जी टाइप तारा है। सूर्य में नाभिकीय संलयन विधि द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है, नाभिकीय संलयन द्वारा, ठीक है। और सौर ऊर्जा पृथ्वी पर विकिरण माध्यम द्वारा पहुंचता है। नेक्स्ट है कि निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं, तो वो हो जाएगा एमीटर से, ठीक है। विद्युत धारा को किससे मापते हैं? तो एमीटर से, ठीक है। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? एक आइडल एमीटर का प्रतिरोध जो है रेजिस्टेंट आपका 0 होता है, ठीक है। एमीटर को हमेशा विद्युत परिपथ के कौन से क्रम में लगाया जाता है? तो श्रेणी क्रम में, सीरीज ऑर्डर में लगाया जाता है आपका एमीटर को हमेशा विद्युत परिपथ में, इलेक्ट्रिक सर्किट में। अब देखेंगे नेक्स्ट, डायनेमो क्या है और क्या चेंज करता है? तो डायनेमो जो है आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। सितार क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल क्या करता है? तो विद्युत सेल आपका रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सोलर सेल हो गया, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। माइक्रोफोन की बात करें तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है माइक्रोफोन। मोमबत्ती तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में एवं उष्मा ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर की बात करें तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ये वाला याद रखिएगा, इसका सारा याद रहना चाहिए। नेक्स्ट है कि गैल्वेनाइज लौह चादरों पर निम्न की परत चढ़ी होती है, तो जस्ता का, ठीक है। गैल्वेनाइज जो लोहा का चादर होता है उस पर जिंक की परत चढ़ी होती है और जिंक की परत को जो है लोहा पे चढ़ाने से क्या होता है? उससे उसका जो है क्षरण नहीं होता है, ठीक है। और इस्पात में अगर क्रोमियम मिला दिया जाए तो जंग रहित हो जाता है, याद रखिएगा। इस्पात में क्रोमियम मिला दिया जाए तो वो जंग रहित बन जाती है, ठीक है। लोहा को जंग से बचाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? उस पर एन की परत चढ़ाते हैं, पेंट किया जाता है, ग्रीस, मोबिल या तेल की परत चढ़ाया जाता है, मिश्र धातु में जो है परिवर्तित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? तो वो है आपका हीरा। हीरा जो है सबसे कठोरतम पदार्थ है और ये अधातु है और कार्बन का अपरूप है, ठीक है। सबसे अधिक घनत्व वाला सबसे भारी तत्व कौन है? तो वो आपका ऑस्मियम है। ऑस्मियम जो है सबसे घनत्व वाला और सबसे भारी तत्व है। और सबसे कम घनत्व वाला यानी सबसे हल्का, जो सबसे प्रबल हो, तो वो आपका लिथियम है, ठीक है। सबसे प्रबल उपचायक तत्व है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म एलिमेंट जो है फ्लोरीन है। नेक्स्ट है कि वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो ये आपका सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है आपका वॉशिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O। वॉशिंग सोडा का उत्पादन किस विधि से होता है? तो लेब्लांक विधि या साल्वे विधि, जिसको अमोनिया सोडा विधि कहते हैं, विद्युत